आज की कहानी है, क्या देवर और सास के षड्यंत्र को पहचान पाई दीपिका। विक्रम से शादी कर दीपिका ससुराल आई तो खुशी से झूम उठी। यहाँ उसका इतना भव्य स्वागत होगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ससुराल में रस्में चलती रहीं। इसके बाद वो कमरे में आराम करने लगी। शाम करीब 4 बजे कमरे में विक्रम आया और दीपिका से बोला, मेरा एक दोस्त बहुत दिनों से कैंसर से जूझ रहा था। उसके घर वालों ने फोन पर अभी मुझे बताया है कि उसका देहांत हो गया है, इसीलिए मुझे उसके घर जाना होगा। दीपिका का ससुराल में पहला दिन था, इसीलिए उसने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम उसे ये समझाकर चला गया, तुम चिंता मत करो, देर रात तक वापस आ जाऊंगा। विक्रम के जाने के बाद उसकी छोटी बहन शिखा दीपिका के पास आ गई और उससे कई घंटे तक इधर उधर की बातें करती रही। रात के 9 बजे दीपिका को खाना खिलाने के बाद शिखा उससे ये कहकर चली गई कि भाभी अब थोड़ी देर सो लीजिए, भैया आ जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाएंगी। ननद शिखा के जाने के बाद दीपिका अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। दीपिका अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उससे 3 साल छोटा उसका भाई शेखर था। वो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। पिता की कपड़े की दुकान थी। ग्रेजुएशन के बाद दीपिका ने नौकरी की तैयारी की तो 10 महीने बाद ही एक बैंक में उसकी नौकरी लग गई थी। 2 साल नौकरी करने के बाद पिता ने विक्रम नाम के युवक से उसकी शादी कर दी। विक्रम की 3 साल पहले ही रेलवे में नौकरी लगी थी। उसके पिता रिटायर्ड शिक्षक थे और माँ हाउसवाइफ थी। विक्रम से 3 साल छोटा उसका भाई तुषार था, जो 10वीं तक पढ़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। तुषार से 4 साल छोटी शिखा थी, जो 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पति के जाने के कुछ देर बाद दीपिका गहरी नींद सो रही थी। तभी ननद शिखा उसके कमरे में आई। उसने दीपिका को झकझोर कर उठाया। शिखा रो रही थी। रोते रोते ही वो बोली, भाभी अनर्थ हो गया। विक्रम भैया दोस्त के घर से लौटकर आ रहे थे कि रास्ते में उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पापा को थोड़ी देर पहले ही पुलिस से सूचना मिली है। ये खबर सुनते ही दीपिका के तो होश उड़ गए। उस समय रात के 2 बज रहे थे। क्या से क्या हो गया था। पति की मौत का दीपिका को ऐसा गम हुआ कि वो उसी समय बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो अपने आप को उसने घर के लोगों से घिरा पाया। पड़ोस के भी लोग थे। सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई डायन कह रहा था, कोई अभागन, तो कोई उसका पूर्व जन्म का पाप बता रहा था। रोने के सिवाय दीपिका कर ही क्या सकती थी। कुछ घंटे पहले वो सुहागन थी और कुछ देर में ही विधवा हो गई थी। खबर पाकर दीपिका के पिता भी वहां पहुंच गए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने विक्रम का शव घर वालों को सौंप दिया था। 13वीं के बाद दीपिका मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक सिर चकराया और वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। ससुराल वालों ने उठाकर उसे बिस्तर पर लिटाया। मेहमान भी वहां आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि दीपिका 2 महीने की प्रेग्नेंट है, पर वो बेहोश कमजोरी के कारण हुई थी। 2 सप्ताह पहले ही तो दीपिका बहू बनकर इस घर में आई थी, तो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। सोचकर सभी लोग परेशान थे। दीपिका के पिता भी वहीं थे। वो सकते में आ गए। दीपिका को होश आया तो सास दहाड़ उठी, बता तेरे पेट में किसका पाप है। जब तू पहले से इधर उधर मुंह मारती फिर रही थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की। दीपिका कुछ न बोली, पर उसे याद आया कि रोके के 2 दिन बाद ही विक्रम ने उसे फोन करके मिलने के लिए कहा था। उसने विक्रम से मिलने के लिए मना करते हुए कहा, मेरे खानदान की परंपरा है कि रोके के बाद लड़की अपने होने वाले दूल्हे से शादी के दिन ही मिल सकती है। माँ ने आपसे मिलने के लिए मना कर रखा है। विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी। वो हर हाल में उससे मिलने की जिद कर रहा था। वो उससे मिलने के लिए राजी हो गई। शाम को छुट्टी हुई तो दीपिका ने माँ को फोन करके
झूठ बोल दिया कि आज ऑफिस में बहुत काम है, रात के 8 बजे के बाद ही घर आ पाऊंगी। फिर वहां उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली गई। उस दिन के बाद भी उनके मिलने जुलने का कार्यक्रम चलता रहा। विक्रम अपनी कसम दे देकर उसे मिलने के लिए मजबूर कर देता था। वो इतना अवश्य ध्यान रखती थी कि घर वालों को ये भनक न लगे। एक दिन विक्रम उसे बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया। कमरे का दरवाजा बंद कर उसे बाहों में भरा तो वो उसका इरादा समझ गई। दीपिका ने शादी से पहले सीमा लांघने से मना किया, लेकिन विक्रम नहीं माना। मजबूर होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गलती का परिणाम अगले महीने ही आ गया। जांच करने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई। विक्रम का अंश उसकी कोख में आ चुका था। वो घबरा गई और उसने विक्रम से जल्दी शादी करने की बात भी कही। देखो दीपिका, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बैंक्वेट हॉल, बैंड वाले बग्गी आदि सब कुछ तय है। 1 महीना ही तो बचा है। घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो तुम ही बदनाम होगी। तुम चिंता मत करो, शादी के बाद में सब संभाल लूंगा। जब सास उसे तरह तरह के ताने देने लगी तो दीपिका ने आखिर चुप्पी तोड़ ही दी। उसने सभी के सामने सच्चाई बता दी, पर उसका सच किसी ने स्वीकार नहीं किया। सभी ने उसकी कहानी मनगढ़ंत बताई। आखिर अपने सिर बदचलनी का इल्जाम लेकर दीपिका माता पिता के साथ मायके आ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। भविष्य अंधकारमय लग रहा था। होने वाले बच्चे की चिंता उसे अधिक सता रही थी। 5 दिन बाद दीपिका जब कुछ सामान्य हुई तो माँ ने उसे समझाते हुए गर्भपात कराकर दूसरी शादी करने की सलाह दी। कुछ सोचकर दीपिका बोली, मम्मी, गलती मैंने की है तो बच्चे को सजा क्यों दूं? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद ही भविष्य की चिंता करूंगी। दीपिका को ससुराल से आए 20 दिन हो चुके थे तो अचानक तुषार आया। वो बोला, मुझे विश्वास है कि तुम बच्चलन नहीं हो। तुम्हारे पेट में मेरे भाई का ही अंश है। जब तुम ये बात समझ रहे थे तो उस दिन अपना मुंह क्यों बंद कर लिया था, जब सभी मुझे बच्चलन बता रहे थे? दीपिका ने गुस्से में कहा। उस दिन मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हो गया था, फिर ये फैसला नहीं कर पाया कि क्या करना चाहिए, तुषार बोला। दीपिका अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, अब क्या चाहते हो? तुमसे शादी करके तुम्हारा भविष्य संवारना चाहता हूँ। तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने मम्मी पापा को भी राजी कर लिया है। ऑफिस और मोहल्ले में वो बुरी तरह बदनाम हो चुकी थी। सभी उसे दुश्चरित समझते थे। ऐसी स्थिति में आसानी से किसी दूसरी जगह उसकी शादी होने वाली नहीं थी। इसीलिए आत्म मंथन के बाद वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। दीपिका बच्चे की डिलीवरी के बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन तुषार ने कहा कि वो डिलीवरी से पहली शादी करके बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। ऐसा हुआ भी। डिलीवरी से पहले उन दोनों की शादी हो गई। जिस घर से दीपिका बेइज्जत होकर निकली थी, उसी घर में पूरे सम्मान से तुषार के कारण लौट आई थी। फलस्वरूप दीपिका ने तुषार को दिल में बसाकर प्यार से नहला दिया और पलकों पर बिठा लिया। तुषार भी उसका पूरा ख्याल रखता था। घर का कोई काम उसे नहीं करने देता था। काम के लिए उसने नौकरानी रख भी दी थी। तुषार का भरपूर प्यार पाकर दीपिका इतनी गदगद थी कि उसके पैर जमीन पर भी नहीं पड़ रहे थे। डिलीवरी का समय हुआ तो बातों बातों में तुषार ने दीपिका से कहा, तुम अपने बैंक की डिटेल्स दे दो। डिलीवरी के समय अगर मेरे अकाउंट में रुपए कम पड़ेंगे तो तुम्हारे अकाउंट से ले लूंगा। दीपिका को उसकी बात अच्छी लगी। बैंक की पासबुक, डेबिट कार्ड और ब्लैंक चेक पर दस्तखत करके पूरी की पूरी चेकबुक उसको दे दी। नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हुआ तो उसका नाम गौरांग रखा गया। 6 महीने बाद तुषार ने हनीमून पर शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया तो दीपिका ने मना नहीं किया। वहां से लौट कर आई तो बहुत खुश थी। तुषार का अथाह प्यार पाकर वो विक्रम को भूल गई थी। गौरांग 1 साल का हो गया था, फिर भी दीपिका ने तुषार से डेबिट कार्ड और दस्तखत किए हुए चेक वापस नहीं लिए थे। इसकी कभी जरूरत महसूस नहीं की थी उसने।
तुषार ने उसके अंधकारमय जीवन को रोशनी से नहला दिया था। ऐसे में भला वो उस पर अविश्वास कैसे कर सकती थी। जरूरत तब पड़ी जब एक दिन दीपिका के पिता को बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ और उन्होंने उससे 3 लाख रुपए मांगे। तब दीपिका ने पिता का अकाउंट नंबर तुषार को देते हुए कहा, तुषार, मेरे अकाउंट से पापा के अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना। इतना सुनते ही तुषार ने दीपिका से कहा, डार्लिंग, तुम्हारे अकाउंट में रुपए हैं कहाँ? मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे। दीपिका को झटका लगा क्योंकि उसके अकाउंट में तो 12 लाख रुपए से अधिक थे। आखिर वो पैसे गए कहाँ? उसने तुषार से पूछा। मेरे अकाउंट में उस समय 12 लाख रुपए से अधिक थे। इसके अलावा हर महीने 40,000 रुपए सैलरी के भी आ रहे हैं। सारे के सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए? तुषार झुंझलाते हुए बोला, कुछ तुम्हारी डिलीवरी में खर्च हुए, कुछ हनीमून पर खर्च हो गए, बाकी रुपए घर की ज़रूरतों पर खर्च हो गए। तुम्हारे पैसों से ही तो घर चल रहा है। मेरी सैलरी और पापा की पेंशन के पैसे तो शिखा की शादी के लिए जमा हो रहे हैं। तुषार का जवाब सुनकर दीपिका खामोश हो गई, पर उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। डिलीवरी के समय उसे छोटे से नर्सिंग होम में दाखिल किया गया था, जिसका बिल मात्र 30,000 रुपये आया था। हनीमून पर भी अधिक खर्चा नहीं हुआ। जिस होटल में ठहरे थे वो बिल्कुल साधारण सा था। उनका खाना पीना भी सामान्य हुआ था। खैर, जो होना था वो हो चुका था। उस पर बहस करती तो रिश्तों में खटास आ जाती। लिहाजा उसने भविष्य में सावधान रहने की ठान ली। तुषार से अपनी बैंक पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड लेकर उसने कह दिया कि वो घर खर्च के लिए महीने में सिर्फ 10,000 रुपये देगी। सैलरी के बाकी पैसे गौरांग के भविष्य के लिए जमा करेगी और शिखा की शादी में 2 लाख रुपए दे देगी। दीपिका के निर्णय से तुषार को दुख हुआ, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोला। अगले दिन ही दीपिका ने बैंक से ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसे लेकर अपने पिता को दे दिए, पर उन्हें ये नहीं बताया कि तुषार ने उसके सारे रुपए खर्च कर दिए हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा। उसके बाद अचानक तुषार ने उससे कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? दीपिका ने पूछा। बिजनेस करना चाहता हूँ, इसके लिए तैयारी कर ली है, पर तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा? दीपिका ने पूछा। तुम्हें अपने नाम से 50 लाख रुपए का लोन बैंक से लेना है। उसी रुपए से बिजनेस करूंगा। मेरा कुछ इस तरह का बिजनेस होगा कि लोन 5 साल में चुकता हो जाएगा। इतने रुपए का लोन मुझे नहीं मिलेगा। अभी नौकरी लगे 5 साल ही तो हुए हैं। मैंने पता कर लिया है, होम लोन मिल जाएगा। होम लोन लोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? इस लोन में फ्लैट या कोई मकान लेना ही होगा, दीपिका ने बताया। इसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। तुम्हें सिर्फ होम लोन के पेपर पर दस्तखत कर बैंक में जमा करने हैं। मैं कुछ समझी नहीं, तुम करना क्या चाहते हो? ठीक से बताओ। तुषार ने अपनी योजना दीपिका को बताई तो वो सकते में आ गई। दरअसल तुषार ब्रोकर के माध्यम से फर्जी कागजात पर होम लोन लेना चाहता था। इसमें उसे 3 महीने बाद पूरे रुपए कैश में मिल जाता। बाद में ब्रोकर अपना कमीशन लेता। दीपिका ने इस काम के लिए मना किया तो तुषार ने अपनी कसम देकर अंततः उसे मना लिया। तुषार ने 4-5 दिनों में पेपर तैयार करके दीपिका को दिए तो वो धर्म संकट में पड़ गई कि सिग्नेचर करूं या ना करूं। इसी उधेड़-बुन में 3 दिन बीत गए तो घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली सरोजनी अचानक उससे बोली, मेम साहब, सुना है कि आप बैंक से लोन लेकर तुषार बाबू को देंगी। तुम्हें किसने बताया? दीपिका ने हैरत से पूछा। कल आपके घर से काम करके जा रही थी तो बरामदे में तुषार बाबू और उसकी माँ के बीच हुई बात सुनी थी। तुषार बाबू कह रहे थे, चिंता मत करो माँ, लोन लेकर दीपिका रुपए मुझे दे देगी तो उसे घर में रहने नहीं दूंगा। उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर घर से बाहर कर दूंगा। सरोजनी चुप हो गई तो दीपिका को लगा उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, पर जल्दी ही उसने अपने आप को संभाल लिया।
सरोजनी को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो। सरोजनी डांट खाकर पल दो पल तो चुप रही, फिर बोली, कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हुई थी, तो आपने रुपए से मेरी बहुत मदद की थी, इसीलिए मैंने कल जो कुछ भी सुना आपको बता दिया। फिर वो बोली, मेम साहब, तुषार बाबू से सावधान रहिएगा, वो अच्छे इंसान नहीं हैं। उनकी नज़र हमेशा अमीर लड़कियों पर रहती थी। उन्होंने आपसे शादी क्यों की, मेरी समझ से बाहर की बात है। इसमें भी ज़रूर उनका कोई मकसद होगा। शक घर कर गया तो दीपिका ने अपने मौसेरे भाई सुधीर से तुषार की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। सुधीर पुलिस इंस्पेक्टर था। सुधीर ने 10 दिन में ही तुषार की जन्म कुंडली खंगाल कर दीपिका के सामने रख दी। पता चला कि तुषार आवारा किस्म का था। प्राइवेट जॉब से वो जो कुछ कमाता था अपने कपड़ों और शौक पर खर्च कर देता था। वो आकर्षक तो था ही, खुद को ग्रेजुएट बताता था। अमीर घर की लड़कियों को अपने जाल में फांस कर उनसे पैसे ऐंठना वो अच्छी तरह जानता था। दीपिका को ये भी पता चल चुका था कि उससे 50 लाख ऐंठने का प्लान तुषार ने अपनी माँ के साथ मिलकर बनाया था। माँ ऐसी लालची थी कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने तुषार को दीपिका से शादी करने की इजाज़त इसीलिए दी थी कि तुषार ने उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। विवाह के 1 साल बाद तुषार ने अपना वादा पूरा भी कर दिया था। तुषार पर दीपिका से किसी भी तरह से रुपए लेने का जुनून सवार था। रुपए के लिए वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। तुषार की सच्चाई पता लगने पर दीपिका को अपना अस्तित्व समाप्त होता सा लगा। अस्तित्व बचाने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए दीपिका ने तुषार को कह दिया कि वो बैंक से किसी भी तरह का लोन नहीं लेगी। तुषार को बहुत गुस्सा आया, पर कुछ सोचकर अपने आप पर काबू कर लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन तो खामोशी से बीत गए। तुषार और उसकी माँ ने दीपिका से बात करनी बंद कर दी। दीपिका को लग ही रहा था कि दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, पर क्या, वो समझ नहीं पा रही थी। एक दिन सास तुषार से कह रही थी, दीपिका को कब घर से निकालोगे? उसने तो लोन लेने से भी मना कर दिया है, फिर उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? उससे तो 50 लाख लेकर ही रहूंगा माँ, तुषार ने कहा। पर कैसे? उसका कत्ल करके। उसकी माँ चौंक गई। मतलब? मुझे पता था कि फर्जी कागजात पर वो लोन नहीं लेगी, इसीलिए 7 महीने पहले ही मैंने योजना बना ली थी। कैसी योजना? दीपिका का 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करा चुका हूँ। उसका प्रीमियम भी बराबर दे रहा हूँ। उसकी हत्या कर दूंगा तो रुपए मुझे मिल ही जाएंगे, क्योंकि नॉमिनी मैं ही हूँ। तुषार की योजना पर माँ बहुत खुश हो गई। कुछ सोचते हुए बोली, अगर पुलिस की पकड़ में आ जाओगे तो सारी की सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा माँ। दीपिका की हत्या कुछ इस तरह से कराऊंगा कि वो रोड एक्सीडेंट ही लगेगा। पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। बाद में गौरांग का भी कत्ल कर दूंगा। कुछ देर चुप रहकर तुषार ने फिर कहा, दीपिका की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर बैंक में भी मुझे नौकरी मिल जाएगी। फिर किसी अमीर लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दीपिका ने दोनों की बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। माँ बेटे का षड्यंत्र का पता चल गया था। अब उसका वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए एक दिन वो बेटे गौरांग को लेकर किसी बहाने से मायके चली गई। सारा घटनाक्रम मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने तुषार से तलाक लेने की सलाह दे दी। दीपिका तुषार को सिर्फ तलाक देकर नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि वो उसे जेल की हवा खिलाना चाहती थी। यदि उसे यूं ही छोड़ देती तो फिर से किसी न किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता। फिर थाने जाकर दीपिका ने तुषार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। सबूत में मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें भी पुलिस को सुना दी। तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तुषार को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों बाद ही दीपिका ने तुषार से तलाक ले लिया। इसके बाद पापा ने उसे फिर से शादी करने का सुझाव दिया। शादी के नाम का कोई ठप्पा अब दीपिका नहीं लगाना चाहती थी। पापा को समझाते हुए बोली, मुझे किस्मत से जो मिलना था मिल चुका है,
फिलहाल जिंदगी से बहुत खुश भी हूँ, फिर शादी क्यों करूँ? आप ही बताइए पापा कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खुशी और संतुष्टि, यही ना? बेटे की परवरिश करने से जो खुशी मिलेगी वही मेरी उपलब्धि होगी। फिर मैं बार बार किस्मत आजमाने क्यों जाऊं? पापा को लगा कि दीपिका सही रास्ते पर है। फिर वो चुप हो गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।